हाय बच्चों। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, 1.5-2 घंटे की क्लास नहीं ले पा रहा था। तो सोचा कम से कम एक छोटी सी क्लास लेके एक अच्छा सा कंसेप्ट आपका रिवाइज करवाता हूँ। तो बेटा ये स्फीयर्स टॉपिक है फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब 11th हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वहाँ पे, है ना, अपने रीस्टार्ट बैच के अंदर। तो 12th के छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग लिया करेंगे अब। 20 से 30 मिनट की वीडियोस होंगी बेटा। और एक बढ़िया सा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है नीट के हिसाब से, वो पढ़ा के उसके PYQs करवा दूंगा, ताकि आपका 11th तो चल ही रहा है, 12th के भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उनका रिवीजन होता जाएगा। तो अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आराम से बैठ के एक बार सुन लीजिए, सारा बढ़िया से रिवाइज हो जाएगा। स्फीयर्स क्या होता है? कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, दो टाइप का होता है। अब कंडक्टिंग में भी हॉलो सॉलिड दो टाइप का, और नॉन कंडक्टिंग में भी हॉलो सॉलिड दो टाइप का। तो बेसिकली आपके पास चार टाइप के स्फीयर हो सकते हैं। देखिए, हॉलो और कंडक्टिंग, है ना, कंडक्टिंग मटेरियल, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। फिर हॉलो नॉन कंडक्टिंग मतलब इंसुलेटिंग। फिर आपका बेटा सॉलिड कंडक्टिंग, और फिर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। सबसे पहले अगर इसकी बात की जाए इन चारों की, तो किस तरीके से इनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। मान लीजिए बेटा, अगर मैं इसे कुछ चार्ज क्यू दे दूं, इसे कुछ चार्ज क्यू दे दूं, इसे दे दूं, इसे दे दूं, तो ये चार्जेस आखिर कहाँ रिसाइड करेंगे? तो बेटा हमेशा हॉलो में तो चलो ठीक है, सरफेस पे ही चार्ज पाया जाता है। अंदर तो चार्ज हो नहीं सकता, है ना, सरफेस पे ही होगा, सरफेस पे होगा। ठीक है, ये भी आपका हॉलो है तो कहाँ होगा? सरफेस पे ही होगा बेटा। यहाँ पे भी आप बोलेंगे सरफेस पे ही होगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहा है, 23 में भी आया था, 24 में भी आया था, 25 में भी आ सकता है। अच्छा, सॉलिड कंडक्टिंग। अब यहाँ बच्चा दिखता है, अच्छा सर सॉलिड हो गया तो अंदर हो जाएगा चार्ज, बट यहाँ भी अंदर नहीं होता, यहाँ भी चार्ज सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे ही पाया जाता है। अब इसका क्या रीजन हो सकता है कि अंदर क्यों चार्ज नहीं है? तो जो भी चार्ज आपने इसको दिया, अगर मान लीजिए दो पॉजिटिव चार्जेस अंदर थे भी, तो उन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया, रिपेल करके एक दूसरे को भगाया, भगाया मतलब पुश किया। अब पुश करने पे दे आर अलाउड टू मूव, क्योंकि ये कंडक्टर है ना, दे आर अलाउड टू मूव, तो भागेंगे एक दूसरे से दूर। अब कितना दूर भाग लेंगे? जब तक सरफेस पे ना आ जाए, उससे ज्यादा क्या भाग लेंगे, है ना, बाहर थोड़ी ना गिर जाएंगे आर्क बन के, ऐसा तो नहीं है ना। इसलिए ऐसे दूर जाते 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 कहाँ पहुंच जाते हैं? सरफेस पे। इसीलिए सारा चार्ज सॉलिड कंडक्टर में भी सरफेस पे ही चला जाता है। तो सिर्फ सॉलिड होने से जरूरी नहीं है कि चार्ज अंदर हो। अब लास्ट वाला देखो आप, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। हाँ, इसमें हम ये कहेंगे कि इसमें जो चार्ज है वो अंदर होता है। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि ये आपका नॉन कंडक्टर है, यानी कि इंसुलेटर है बेटा। तो इंसुलेटर क्या होगा, अभी ये एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे। 36 का आंकड़ा है बिल्कुल, ये इसको भगा रहे हैं, इसको भगा रहा है, लेकिन भागने का साधन नहीं है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट हो सकता है चार्जेस का, वो कंडक्टर में ही हो सकता है। नॉन कंडक्टर में ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल, है ना। चार्जेस मूव नहीं कर सकते, दे आर इमोबाइल, अपनी जगह पे ही पड़े रहेंगे। हाँ, वाइब्रेट करेंगे, थर्मल एजिटेशन एक अलग बात है, अपनी जगह पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, जितना आप हीट कर दोगे उतना, बट ऐसा नहीं है कि ये मूव करके ड्रिफ्ट करके यहाँ से इधर इधर चले जाएं। तो ये अंदर ही रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक होता है बेटा चार्ज डेंसिटी, जिसको हम कहते हैं चार्ज डिवाइडेड बाय डायमेंशन। अब जैसे मान लो कोई रॉड है ना, तो रॉड में हम कहते हैं चार्ज अपॉन लेंथ, क्योंकि रॉड के पास क्या है? लेंथ। बताओ इसके पास क्या है? इस स्फीयर के पास क्या है? इसके पास एरिया है, इसके पास वैसे वॉल्यूम भी है, लेकिन जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है आपका, वो तो एरिया में हुआ है, राइट। सिर्फ सरफेस एरिया पे चारों तरफ से ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां अगर आप चार्ज डेंसिटी लिखोगे तो आप लिखोगे सिग्मा, और सिग्मा का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज, लेट से क्यू है, तो क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर, कैपिटल आर लिख लेते हैं इसको, है ना, 4 पाई, है ना, यहाँ पे कैपिटल आर लिख लो, रेडियस है वो, ठीक है, कैपिटल आर का स्क्वायर। समझ आया? चार्ज अपॉन एरिया, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी सिग्मा की बेटा? कूलॉम्ब पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, सेम चीज यहां पे भी डिफाइन की जाएगी। अगर रेडियस आर है, चार्ज क्यू है, यहां पे भी आप सिग्मा ही डिफाइन करेंगे, क्योंकि एरिया पे तो डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। यहां भी इवन आप सिग्मा ही डिफाइन करेंगे, क्योंकि एरिया पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। लेकिन यहां जो चार्ज है ना बेटा, वो थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप सोचो कितना अच्छा कंसेप्ट है। वॉल्यूम तो इसके पास भी है, लेकिन हमने इसके लिए सिग्मा ही डिफाइन किया, यानी कि चार्ज अपॉन एरिया, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कहां हुआ है वो मैटर करता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कहां हुआ है? तो एरिया पे, सरफेस एरिया पे। हेंस द चार्ज डेंसिटी विल बी चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। बट यहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है बेटा? पूरे थ्रू आउट द वॉल्यूम। तो यहां पे हम डिफाइन करते हैं रो। रो होता है बेटा चार्ज अपॉन वॉल्यूम, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब।
यही होता है ना वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, है ना। इसको मैं थोड़ा सा साफ लिख देता हूं, 8 जैसा दिख रहा था वो, हाँ, 4/3 पाई आर क्यूब। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर हुआ कि किस केस में क्या डिफाइन किया जाता है, कहां पे सिग्मा और कहां पे रो। अब ये मैंने क्यों बताया, आप कभी एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल के देखना, एक नीट 2021 का क्वेश्चन आया है। अगर आप Q और सिग्मा को कन्वर्ट करना जानते हैं ऐसे, तो आप बहुत आसानी से वो क्वेश्चन एक स्टेप में सॉल्व कर जाओगे। दिखाता हूं मैं आपको अभी क्या क्वेश्चन था, है ना। फिलहाल हमने क्या किया बेटा, देखा चार्ज कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब हमने बोला देखो यार, 4 स्फीयर तो बहुत ज्यादा है ना, सबका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम सभी के अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल, बाहर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल, 4 पैरामीटर सब में निकालना होता है। अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर कितनी है, 2 पैरामीटर हो गए। अंदर कितना पोटेंशियल, बाहर कितना पोटेंशियल, 4 पैरामीटर हो गए। अब सोचो हर में 4 × 4 16 पैरामीटर, याद करते करते हालत खराब हो जाएगी। बट फायदे की बात यह है कि ये तीनों जो हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम ही माने जाते हैं, है ना। तो इन तीनों को हम एक साथ पढ़ते हैं, इन तीनों में एक ही फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। तो अब जो 4 केसेस थे वो टेक्निकली कितने केसेस रह गए बेटा, सिर्फ 2 रह गए। एक ये तीनों मिला के एक केस बन गया और एक ये एक केस बन गया। तो अब हम जैसे पढ़ेंगे ना सभी का फॉर्मूला, तो हम क्या करेंगे आपको मैं दिखाता हूं। हम बोलेंगे देखो भाई, चल जा, एक सेकेंड, ये क्यों नहीं चल रहा, अच्छा एक सेकेंड ना, अब चलेगा शायद, माउस अब चला, लेकिन वो पुराना वाला चला गया शायद, कोई नहीं चलो देखते हैं। हाँ जी बेटा देखो, हमारे पास अब सिर्फ 2 केसेस बचे हैं, है ना। पहले 3 वाले एक बन गए और एक लास्ट वाला अलग रह गया। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं कि ये कौन सा केस है, तो मैं थोड़ा छोटा छोटा यहां पे लिख देता हूं। ये है बेटा हॉलो नॉन कंडक्टिंग यानी कि HNC, सॉलिड कंडक्टिंग यानी कि SC, और हॉलो कंडक्टिंग यानी कि HSC। ये तीनों केसेस यहां पे आ गए। जो शुरू के 3 थे ना, 2 हॉलो थे, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, और एक सॉलिड था। सॉलिड कौन सा वाला था, कंडक्टिंग वाला। और ये जो लास्ट में बेचारा एक बच गया, ये कौन सा है बेटा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है। अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा बढ़िया सा टेबल बनाते हैं। यहां पे हम लिखेंगे, एक पॉइंट ले लेते हैं अंदर A, एक पॉइंट ले लेते हैं बेटा बाहर B। यहां पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट B। A फॉर अंदर, B फॉर बाहर, ठीक है, बंदर नहीं है, B फॉर। अच्छा, यहां पे हम बनाएंगे बेटा ग्राफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। फिर यहां पे लिखेंगे पोटेंशियल ऑफ A, पोटेंशियल ऑफ B, देन अगेन वी विल मेक अ ग्राफ। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो यहां पे लिख दिया करेंगे, ठीक है। अब देखो भाई, इस केस में सारा चार्ज कहां है, सरफेस पे है। सारा चार्ज कहां है बेटा, सरफेस पे है। तो मैं अभी डेरिवेशन नहीं कर रहा, आपको फॉर्मूले याद दिला रहा हूं बस, है ना। सारा चार्ज कहां है, सरफेस पे है। तो अंदर वाले पॉइंट पे जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, आंसर 0 आएगा। लॉजिक ये है कि अगर अंदर वाले पॉइंट पे एक गॉसियन सरफेस बनाया जाए, तो उसके अंदर का चार्ज Q एनक्लोज 0 हो जाता है, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अच्छा, बाहर वाले पॉइंट पे, अब बाहर वाले पॉइंट का डिस्टेंस लेट से R है, और कैपिटल R क्या है, वो रेडियस है। तो ये समझना आप, है ना भाई, रेडियस कैपिटल R है, ये देखो ये रेडियस है कैपिटल R, बट बाहर वाला पॉइंट स्मॉल r दूरी पे है। समझ में आ रही बात, है ना। तो अगर मैं बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, तो बाहर वाला पॉइंट कहता है कि चाहे सॉलिड वाला केस हो, ये वाला हॉलो वाला केस हो, चाहे सॉलिड वाला, मेरा फॉर्मूला सेम रहेगा, के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। इसका क्या लॉजिक है, बाहर का जो पॉइंट है ना, उसको बस एक स्फीयर दिख रहा है। वो बोल रहा भाई साहब स्फीयर ही तो है, अंदर से सॉलिड है कि हॉलो है, मुझे क्या पता। तो बाहर वाला पॉइंट बोलेगा यहां पे भी वही फॉर्मूला आर दूरी पे, यहां पे भी वही फॉर्मूला आर दूरी पे। हेंस आप देख रहे हैं के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर बिल्कुल सेम हो गया, ठीक। अच्छा, लेकिन अंदर वाले पॉइंट पे, यहां पे अगर आप अंदर वाला पॉइंट लोगे तो उस पे 0 नहीं आएगा, क्योंकि चार्ज इज प्रेजेंट एवरीवेयर। चार्ज इज प्रेजेंट बेटा एवरीवेयर, है ना। चार्ज जो है हर जगह प्रेजेंट है। तो इसमें वो लॉजिक नहीं लगता कि गॉसियन सरफेस बनाया और उसके अंदर का चार्ज 0 हो गया, यहां वो लॉजिक नहीं लगता। तो यहां जो फॉर्मूला है ना, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर इनसाइड द स्फीयर
के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का क्यूब। ठीक है, के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का क्यूब। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, इस केस में आपने क्या डिफाइन किया है, रो या सिग्मा? रो, क्योंकि इसका पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो रो डिफाइन किया है। तो सोचो रो का फॉर्मूला क्या था बेटा? रो का फॉर्मूला था क्यू अपॉन वॉल्यूम, क्यू डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो क्यू का फॉर्मूला क्या होगा? रो मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। तो सोचो अगर मैं क्यू के जगह पे यहाँ पे साइड में रफ वर्क कर लेता, फिर मिटा दूंगा ना, फिर यहाँ पे वैल्यू लिख दूंगा सीधा। तो के क्यू के जगह पे लिखूंगा रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, कैपिटल आर लेंगे वॉल्यूम के लिए, इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर सेंटर से दूरी है जहां आप निकाल रहे हैं, नीचे कैपिटल आर का क्यूब। देखो कैपिटल आर कैंसिल हो गया, है ना। अच्छा, के को आप लिख सकते हो बेटा 1 अपॉन, ये मैं लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसे करते हैं। तो ये 4 पाई भी कैंसिल हो गया। पता है क्या बचेगा? रो इंटू आर अपॉन 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला थोड़ा अलग कलर में लिख देता हूं। तो ये दोनों सेम फॉर्मूले हैं, रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। दोनों बिल्कुल सेम फॉर्मूले, अलग अलग नहीं है, बट एक क्यू के फॉर्म में है और दूसरा आपका रो के फॉर्म में है। ये बोर्ड आज थोड़ा सा बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ, बट कोई बात नहीं, चलो ये भी सह लेंगे। हाँ, समझ गए मेरी बात? तो ये फॉर्मूला लिखो चाहे ये फॉर्मूला लिखो, इनसाइड पॉइंट पे दोनों सेम है, एक क्यू के फॉर्मेट में, एक रो के फॉर्मेट में। अब देखते बेटा इसका ग्राफ। तो देखो जब मैं ग्राफ बनाऊंगा ना, तो मैं लिखूंगा कि इधर है मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर है मान लो स्मॉल आर। स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अब आप बताओ अंदर जब तक हो आप, अंदर ई ए, अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो अंदर किसी भी पॉइंट पे जो ग्राफ बनेगा वो कैसा दिखाया जाएगा? मैं रेड कलर से दिखाता हूं, 0। ये देखो, ये देखो ऐसे 0। समझ आ रही बात? कब तक चलेगा ऐसा? जब तक आप सरफेस पे ना आ जाएं। सरफेस पे आने का क्या मतलब है? स्मॉल आर की वैल्यू रेडियस के बराबर हो गई, है ना भाई? ये दूरी कितनी हो गई? रेडियस के बराबर। उसके बाद आप देखोगे तो अचानक से एक फॉर्मूला आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसमें आप जितना आर को बढ़ाओगे, डिनोमिनेटर बढ़ाओगे, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। हेंस दिस ग्राफ विल लुक लाइक दिस। समझ आ रही बात, है ना? पहले 0 रहता है, पहले 0 रहता है कहां तक? सरफेस तक, कैपिटल आर तक। उसके बाद डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, देख रहे हो, आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, हेंस डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और बढ़िया सा खुद से भी बना सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो, व्हाटएवर। अब ब्लैक पेज में तो शायद प्रिंट आउट नहीं निकालोगे, बट ये बहुत अच्छा आपका रिवीजन करा देगा स्फीयर का। एक बार में 5 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज कर लोगे बेटा स्फीयर ग्राफ के साथ। अच्छा, अब आते हैं इसके ग्राफ पे, है ना, नीचे वाले के, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का ग्राफ देखते हैं बेटा। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर मान लीजिए आपका आर हो गया, है ना। अब देखिए मेरी बात सुनिएगा, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा जाए तो स्मॉल आर के साथ कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सही है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के क्यू बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। तो देखो के तो कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू भी कांस्टेंट है, कितना चार्ज है स्फीयर पे, और कैपिटल आर भी कांस्टेंट है। तो बचा क्या? स्मॉल आर। तो ई प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, y प्रोपोर्शनल टू x, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, एंड इवन इंटरसेप्ट इज 0, हेंस पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, यानी कि ऐसे जाएगा, है ना। अलग कलर ले लें, चलो अब ले लिया जो भी है ना। ये कहां तक चलेगा भाई? ये चलेगा सर ऐसा जब तक आप सरफेस पे ना पहुंच जाओ, क्योंकि अंदर वाला फॉर्मूला कहां तक वैलिड है? सरफेस तक। उसके बाद तो सेम फॉर्मूला है जो पहले जैसा था, है ना, इसलिए उसके बाद आप अगेन क्या बना दो बेटा? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बाहर वाले पॉइंट पे दोनों में सेम ही होता है, देखो, प्रोपोर्शनल टू 1/r, गलत लिख दिया मैंने, स्मॉल आर लिखना था। पता है ये ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो गलती मैंने करी है ना, वैसे जानबूझ के तो नहीं करी थी, बट आप इससे सीखो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्मॉल आर के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है ना। तो यहाँ पे स्मॉल आर आएगा, क्योंकि इसमें अगर आपने स्मॉल आर के जगह कैपिटल आर लिख दिया तो बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिख देता कैपिटल आर तो इसका मतलब वो कांस्टेंट हो जाता। कैपिटल आर तो नहीं बदल रहा है ना, रेडियस तो कांस्टेंट है, बट स्मॉल आर तो चेंज हो रहा है बेटा, कितनी दूरी पे आपने निकाला। इवन दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1 स्मॉल आर। और यहाँ पे छोटा छोटा लिख देते हैं व्हाइट कलर में कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ग्राफ का, स्ट्रेट लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना भाई। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है,
ये प्रोपोर्शनल टू 1/r², प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इस तरीके से अगर स्फीयर को पढ़ा जाए तो कभी भी आप गलती नहीं करोगे। डन। चलिए अब आते हैं बेटा पोटेंशियल पे। देखो पोटेंशियल का जब ए में निकालोगे यहां पे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ना हर जगह जीरो है, हर जगह जीरो है, एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई है ना, तो एक रिलेशन होता है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कि वेद है ना, या फिर आप ऐसा कह लो v बराबर ई डॉट डी आर, डी वी बराबर ई डॉट डी आर। लिख दूं यहाँ पे, चलो लिख देता हूं, डी वी बराबर माइनस साइन भी आता है ई डॉट डी आर, ऊपर वेक्टर होता है यहाँ पे है ना, ये वेक्टर है वेक्टर है। अब सोचो मैं कह रहा हूं अंदर वाले पॉइंट पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मतलब ये पूरा राइट हैंड साइड जीरो हो गया, इसका मतलब डीवी जीरो हो गया, और डीवी जीरो का मतलब बेटा चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो गया। आर के साथ जो पोटेंशियल चेंज होना चाहिए वो चेंज हो ही नहीं रहा है, चेंज नहीं हो रहा है मतलब कांस्टेंट है। तो जितना भी सरफेस में पोटेंशियल होता है वही अंदर भी पोटेंशियल होता है। तो आप किसी भी पॉइंट ए पे निकालो पोटेंशियल आपको हमेशा के क्यू बाई कैपिटल आर मिलेगा, क्योंकि सरफेस का इतना ही होगा ना, सरफेस के लिए आर दूरी, कैपिटल आर दूरी, तो के क्यू बाई कैपिटल आर। ये इनसाइड में हर पॉइंट के लिए वैलिड है, इनसाइड ऑल पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स। समझ गए, समझ गए। मान लो मैं कल को कहता हूं कि भाई साहब एक मैंने आपको स्फीयर दिया, इसका रेडियस है मान लीजिए कैपिटल आर, इसके सरफेस का जो पोटेंशियल है वो है के क्यू बाई कैपिटल आर, तो बताइए इसके सेंटर का पोटेंशियल कितना होगा? आप बोलेंगे सर सेंटर का भी इतना ही होगा। आप बोलेंगे अच्छा बताइए r/2 पे कितना होगा? आप बोलेंगे सर r/2 पे भी उतना ही होगा, r/2 पे भी उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो है, चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। तो आप इनसाइड में कोई भी पॉइंट लीजिए, एनी पॉइंट इनसाइड होना चाहिए बस, अगर वो स्फीयर के अंदर है हॉलो के केस में ना, तो उसका पोटेंशियल के क्यू बाई कैपिटल आर कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट है ये है ना। तो इसको इनसाइड इनसाइड लिखने से अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कांस्टेंट, है ना, ज्यादा जल्दी समझ में आएगा आपको। ये इनसाइड तो आप समझ ही गए ना, ए है मतलब इनसाइड है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये है आपका कांस्टेंट, आर के बदलने से ये नहीं बदलेगा, ठीक है बेटा। अच्छा बी के लिए बारे में क्या बोलेंगे आप? बी तो भाई बाहर वाला पॉइंट है, उसको तो फर्क नहीं पड़ता कि सॉलिड है कि हॉलो है, जैसे यहां फर्क नहीं पड़ा था। तो पोटेंशियल का सिंपल सा फॉर्मूला होता है के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, यहां भी के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। जितना आप दूर जाएंगे, स्मॉल आर मतलब कितना आप दूर जा रहे हो, तो जितना भी आप बेटा दूर जाएंगे पोटेंशियल आपका उतना कम होता जाएगा, है ना, आर बढ़ेगा पोटेंशियल घटेगा। अब यहां जो अंदर वाला पॉइंट है ना, अंदर वाला पॉइंट फॉर सॉलिड, ये थोड़ा सा मैं आपको यहां पे शायद जगह कम पड़ जाएगी मेरे को, मैं इसको ना यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। पोटेंशियल अंदर किसी भी आर दूरी पे, देखो ये सेंटर है, सेंटर से आर दूरी पे, इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2q डिवाइडेड बाई के क्यू, हाँ के क्यू डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर, है ना, 2r क्यूब होता है यहाँ पे एक्चुअली, 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो नीचे है 2r का क्यूब, ऊपर है 3r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, अब है तो है बेटा, आपको याद रखना है इसको, है ना। इससे आप क्या क्या निकाल सकते हो? कल को कोई आपसे पूछे कि भाई ये जो सॉलिड वाला केस है ना, इसके सेंटर पे कितना पोटेंशियल है ये बताओ, सेंटर पे। आप बोलोगे अच्छा सेंटर का मतलब हुआ स्मॉल आर बराबर जीरो, तो कुछ नहीं करना है, यहां पे स्मॉल आर को आपको जीरो रख देना है। सोचो जीरो रखा आपने, जीरो रखा तो ये तो जीरो हो गया, यहां बचा 3r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, तो 3/2 तो बचेगा ही, और r स्क्वायर ऊपर r क्यूब नीचे, तो r स्क्वायर से r क्यूब कैंसिल होकर नीचे एक r बच जाएगा। तो सेंटर का जो पोटेंशियल है ना वो आएगा आपका 3/2 के क्यू डिवाइडेड बाई आर, ये आंसर है ना। इस तरीके से आप किसी भी आर दूरी का पोटेंशियल जो है निकाल सकते हो, किसी भी आर दूरी का, सेंटर का लेकिन इतना होता है। अब कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि हॉलो में सॉलिड में सेंटर में जितना पोटेंशियल है और सॉलिड में सेंटर में जितना पोटेंशियल है, उनके बीच का रेशियो कितना है या रिलेशन क्या है उनके बीच का? तो देखो हॉलो केस में सेंटर में के क्यू बाई आर था, कोई भी इनसाइड पॉइंट लो के क्यू बाई आर ही था, लेकिन यहां पे सेंटर में कितना है 3/2 के क्यू बाई आर है,
हेंस इसका पोटेंशियल 3/2 यानी कि 1.5 टाइम्स ज्यादा है हॉलो से, है ना। तो इसका पोटेंशियल सेंटर पे ज्यादा है, 3/2 यानी कि 1.5 गुना ज्यादा है किससे, हॉलो से। हॉलो का कितना था, KQ/R। तो आप लिखेंगे सॉलिड का पोटेंशियल सेंटर पे बराबर 3/2 टाइम्स हॉलो का पोटेंशियल सेंटर पे। डन। अब देखिए ग्राफ, बेटा ग्राफ बताता हूं मैं आपको। अच्छा, ग्राफ में एक चीज तो बेटा बहुत श्योर है, जो आपको भी शायद समझ आ रही होगी, कि बाहर वाले पॉइंट का ग्राफ दोनों का सेम बनेगा। जैसे यहां पे सेम था ना, ड्र ड्र, है ना, वैसे यहां पे भी होगा। तो देखो मैं आपको यहां लिखता हूं पोटेंशियल, यहां लिखता हूं आर, पोटेंशियल और आर, है ना। तो अगर बाहर वाला पॉइंट लिया जाए, है ना, ये आपका आर है, मतलब सेंटर है, सॉरी सरफेस है, इसके बाहर आप देखोगे ना तो दोनों केस में ऐसे डिक्रीजिंग ही ग्राफ बनेगा। थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं। एक्चुअली आर बराबर इंफिनिटी पे पोटेंशियल को जीरो भी तो होना पड़ेगा ना, बहुत दूर चले जाओगे तो ये ग्राफ थोड़ा ऐसे जाएगा, एसिम्प्टोटिक बोलते हैं इसको मैथ्स में। चलो एनीवेज, अब इसमें रिलेशन लेकिन अलग है। इसमें 1/r² था, इसमें 1/r है ना बेटा, इसमें 1/r है, दिख रहे हो, ये 1/r है, स्क्वायर नहीं है इसमें। दिखने में एक जैसा हो रहा होगा बट अलग अलग है दोनों, है ना, ठीक। अच्छा अब देखो ये बन गया, डन सर। अब देखो अंदर वाले पॉइंट का देखते हैं, ठीक है। इसमें जो अंदर वाला पॉइंट है उसमें पोटेंशियल क्या है बेटा, कांस्टेंट, KQ/R की कांस्टेंट वैल्यू है, नो मैटर आप कितने डिस्टेंस पे हो। तो कांस्टेंट को तो बेटा हम ऐसे बनाते हैं ना, सही है, कांस्टेंट ऐसे बनाते हैं, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना, ऐसे कांस्टेंट। बट यहां पे क्या है ना, यहां पे देखोगे तो सेंटर पे बहुत ज्यादा है पोटेंशियल। भाई सरफेस का तो KQ/R होगा सरफेस का, लेकिन सेंटर का देखो 1.5 टाइम्स ज्यादा है। तो ये ग्राफ ना थोड़ा और ऊपर से शुरू होता है, और थोड़ा जो है ऊपर से शुरू होता है यहां कहीं से, और ऐसे जाके यहां मर्ज होता है। तो जो कंप्लीट ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ है ना, ये आपका कंप्लीट ग्राफ है। समझ में आया ये लास्ट वाला पॉइंट मैंने क्या बोला बेटा, जो ग्राफ है शुरू बहुत ऊपर से हो रहा है, क्यों, क्योंकि जो सेंटर है यानी कि r बराबर 0, वहां पे पोटेंशियल है 3/2 टाइम्स KQ/R। हेंस थोड़ा ऊपर से चले गए आप, सरफेस पे आते आते KQ/R रह गया और फिर डिक्रीज होगा, है ना। तो ऐसा इसका ग्राफ बन जाता है। नाउ अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया, इस डायग्राम को अच्छे से याद कर लिया और सारे फॉर्मूले याद कर लिए, तो स्फीयर का क्वेश्चन आपसे नहीं रुकेगा। इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं ताकि अच्छा दिखे, है ना, ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे, है ना बेटा। यहाँ 3 है, ये आपका एप्सिलॉन नॉट है, ये सेंटर पे यानी कि r बराबर 0 पे है, और ये किसी भी इनसाइड पॉइंट पे है, ठीक है। डन 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 डन। चलिए ये मेरे को आपको आज पढ़ाना था। अब देखो जैसे पोटेंशियल का फॉर्मूला है ना, पोटेंशियल का जैसे कि फॉर्मूला है, तो मान लो सरफेस पे जो पोटेंशियल है कितना है, KQ/R। अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, देखो पोटेंशियल को और क्या लिख सकता हूं, KQ/R है। अब सोचो अगर मैं हॉलो की बात कर रहा हूं तो क्या डिफाइन करोगे, सिग्मा या रो, सिग्मा, है ना, हॉलो में सिग्मा। तो हॉलो में इसको और क्या लिख सकते हैं, भाई मुझे पता है सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, एरिया होता है 4πr², ठीक। तो आप चार्ज को क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू एरिया। तो पोटेंशियल बनेगा Q हो गया आपका सिग्मा इंटू 4πr², कैपिटल R, है ना, एंड डिवाइडेड बाई R। सही बोल रहा हूं बेटा, कुछ नहीं है, Q को लिखा सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया। अच्छा R ने R को मार दिया, और ये K बन गया 1/4πε, और 4π ने 4π को मार दिया। ये आंसर आपका आएगा सिग्मा कैपिटल R डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये करना आना चाहिए कि सिग्मा के टर्म्स में कन्वर्ट कर पाए, क्योंकि दोनों टर्म्स में फॉर्मूला लिखा जा सकता है। जैसे मैंने यहां पे नहीं लिखा था क्या, Q के टर्म्स में, रो के टर्म, अब यहां रो डिफाइंड था तो रो के टर्म्स में, अब इसमें सिग्मा डिफाइंड है तो सिग्मा के टर्म्स में। तो सिग्मा के टर्म्स में क्या आंसर आया, सिग्मा इंटू R डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो एक क्वेश्चन आया था एक बार कि 2 चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स, रेडियस R1 एंड R2, कनेक्टेड बाय अ वायर। 2 चार्ज कंडक्टर्स हैं, है ना, एक का रेडियस R1, एक का रेडियस R1, दूसरे का रेडियस मान लो R2, गोला नहीं बन पाया कोई बात नहीं, कनेक्टेड बाय अ वायर।
तो रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना कितना होगा, सिग्मा 1। मान लो इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 है, इस पे जो है वो सिग्मा 2 है, तो इनका रेशियो क्या होगा, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 का। तो बच्चे बहुत कुछ करने लग जाते हैं। करना क्या है बताता हूं। जब आप कोई भी दो कंडक्टर्स को वायर से कनेक्ट करते हो ना, वायर से कनेक्ट करते हो ना, तो दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं। ये ज्वाइनिंग द कंडक्टर्स का एक कंसेप्ट होता है कि जब आपने दोनों को ज्वाइन कर दिया, दो सरफेसेस को, तो उनका पोटेंशियल अब इक्वल हो जाएगा। तो सोचो इसका पोटेंशियल बराबर इसका पोटेंशियल। अब पोटेंशियल अगर आप के क्यू बाई आर से फॉर्मूला रख के शुरू करोगे, ये दोनों हॉलो है ना, हॉलो है बेटा, हॉलो है। सरफेस चार्ज डेंसिटी बोला है, स्फेरिकल कंडक्टर दोनों हॉलो है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर आप इससे शुरू करोगे के क्यू बाई आर से, तो आपको पहले चार्ज का रेशियो मिलेगा Q1 बाई Q2 का, फिर आप उससे सिग्मा का रेशियो निकालोगे तो लंबा पड़ेगा। मैं कहता हूं अगर सिग्मा का ही रेशियो चाहिए तो ये लगाओ ना सीधा, पोटेंशियल होता है सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहले वाले का पोटेंशियल आप लिखोगे सिग्मा 1 R1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और वो इक्वल होगा दूसरे वाले के पोटेंशियल के सिग्मा 2 R2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों साइड से एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब आप देख लो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 बराबर कितना आ रहा है बेटा, R2 डिवाइडेड बाई R1। खत्म हो गया, एक लाइन में आंसर आ गया। ये 2021 में नीट में आया था, और 90% बच्चे ऐसे ही सॉल्व करते हैं इसको कि यहां से शुरू करते हैं कि के Q1 बाई R1 बराबर के Q2 बाई R2, फिर वहां से Q1 और Q2 का रेशियो आता है, फिर Q1 को बाद में कन्वर्ट करते हैं इसके साथ, है ना। मैं कहता हूं फॉर्मूले में ही शुरू में ही कन्वर्ट कर लो, सीधा फॉर्मूला लगा दो सिग्मा के टर्म्स में, क्योंकि सिग्मा का रेशियो पूछा है, आंसर फटाफट आ जाएगा, ठीक है। चलो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज मैं कोई लॉन्ग सेशन तो नहीं ले पाया, बट एक छोटा सा कंसेप्ट रिवीजन आपको करवा दिया। स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो फटाफट ना। हाँ, कंसेप्ट रिवीजन इसलिए करवा दिया क्योंकि यार जब 11th की क्लास आज नहीं हो रही, तो कम से कम 12th का एक रिवीजन हो जाए। और साथ साथ में देखो 11th का तो चलता ही रहेगा अपना, जब 12th आएगा तो आएगा, बट 12th के ना छोटे छोटे वीडियोस ऐसे डालता रहूंगा, 25-30 मिनट 20 मिनट के, ताकि कुछ जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है ना उनका आपका रिवीजन चलता रहे, आउट ऑफ टच फील ना हो, है ना, ये भी जरूरी है। तो ये आपको मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अच्छा हाँ, एक चीज़ तो भूल ही गया, MV सेट के लिए रजिस्टर किया कि नहीं किया बेटा, कर लेना। MV सेट क्या है, मेगा वेदांतो स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। इसमें आप 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चों के साथ कंपीट कर रहे होंगे, AIR पता चल जाएगी, नीट वाली फील आ जाएगी। अच्छा स्कोर कर दिया ना तो 100% तक की स्कॉलरशिप भी है हमारे कोर्सेज में, और 1 करोड़ से ज़्यादा के गिफ्ट्स एंड रिवॉर्ड्स भी हैं। इसके साथ साथ इतना ही नहीं है, इसके साथ साथ आपको बहुत सारा हेल्प और मिलेगा, जैसे कि काउंसलिंग में गाइडेंस मिलना, ठीक है, वो उसके लिए आप रजिस्टर कर दिए जाओगे। साथ ही साथ आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, लाइक 500 क्वेश्चन बायो के, 500 क्वेश्चन फिजिक्स के, 500 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, जो टीचर्स के द्वारा हैंड पिक्ड क्वेश्चन हैं बेटा, वो सब मिल जाएंगे। तो MV सैट के लिए रजिस्टर जरूर करना, और वो लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा मिलते हैं, सी यू सून, बाय।